नमस्कार दोस्तों, ओनली एसकेएमयू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 3 सेशन 23 से 27 के बारे में यह वीडियो रहने वाला है। और इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हिस्ट्री मेजर पेपर 5 यानी कि हिस्ट्री एमजे 5 के जो है सेट 1 के बारे में बात करने वाले। इसके पहले मैंने एक वीडियो जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर बनाया था, हिस्ट्री मेजर पेपर 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप हमारे चैनल से जाकर देख सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो है प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा हिस्ट्री मेजर 5 का, वहाँ से जो आप सभी वीडियो को जो है फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में जो हम सेट 1 के बारे में बात करने वाले हैं, और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ग्रुप ए के बारे में। तो ग्रुप ए में आपके एग्जाम में जो है 2 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि एक जो आता है 1 नंबर में आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आता है, ठीक। उसमें जो होते हैं 5 क्वेश्चन होते हैं 1-1 नंबर के। उसके बाद दूसरा आता है शॉर्ट क्वेश्चन, जो कि 2 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो ये जो होता है 5 मार्क्स का होता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो मैं यहाँ पर जो है इंक्लूड कर दिया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध का ऐतिहासिक महत्व क्या था। यानी कि बक्सर के युद्ध का ऐतिहासिक महत्व क्या था, व्हाट वाज द हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द बैटल ऑफ बक्सर। तो बक्सर के युद्ध का जो ऐतिहासिक महत्व क्या था, तो बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को लड़ा गया था। और इस युद्ध में जो अंग्रेजों ने मीर कासिम, सुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना को जो है पराजित किया था, यानी कि इनको जो है हराया था। इस विजय से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई, और भारत में जो उनकी राजनीतिक सत्ता जो है मजबूत हो गई। और यह युद्ध जो है ब्रिटिश शासन की वास्तविक स्थापना का जो है आधार बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंग्ल मराठा संघर्ष का मुख्य कारण क्या था। व्हाट वाज द मेन काउज ऑफ द एंग्लो मराठा कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि आंग्ल मराठा संघर्ष का क्या मुख्य कारण था। तो इसका उत्तर देख लेते हैं। तो आंग्ल मराठा संघर्ष का जो मुख्य कारण जो था, अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपनी सत्ता जो है बढ़ाना चाहती थी, जबकि मराठा शक्ति एक मजबूत भारतीय सत्ता के रूप में विद्यमान थी, यानी कि बहुत ही मजबूत वहां पर बैठे थे। मराठी आंतरिक कला, उत्तराधिकार विवाद और अंग्रेजों की कूटनीति ने इस संघर्ष को जो और तीव्र बना दिया। तो ये जो था आपका जो आंग्ल मराठी संघर्ष का जो मुख्य कारण था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सी, ईस्ट इंडिया कंपनी का गृह शासन कहाँ स्थित था। वेयर वाज द होम गवर्नमेंट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी लोकेटेड, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का गृह शासन कहाँ स्थित था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का गृह शासन इंग्लैंड की राजधानी लंदन में स्थित था। वहीं से कंपनी की नीतियां और आदेश तैयार किए जाते थे। लंदन में स्थित निदेशक मंडल और बोर्ड ऑफ कंट्रोल भारत में प्रशासन, व्यापार, राजस्व और सैन्य मामलों से संबंधित निर्णय लेते थे। भारत के गवर्नर जनरल और अधिकारी इन्हीं आदेशों के अनुसार जो है कार्य करते थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी व्यवस्था में भू राजस्व किससे वसूला जाता था। फ्रॉम होम वाज लैंड रेवेन्यू कलेक्टेड अंडर द रैयतवाड़ी सिस्टम, यानी कि रैयतवाड़ी व्यवस्था में जो भू राजस्व किससे जो है वसूला जाता था। तो इसका उत्तर देख लेते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था में जो भू राजस्व सीधे किसानों से वसूला जाता था, और इस प्रणाली में जो किसान को भूमि का स्वामी माना गया था, यानी कि किसान को जो इसमें जो है भूमि का स्वामी माना गया था, और जो वह सीधे सरकार को लगान देता था। जमींदारों की भूमिका समाप्त कर दी गई थी। यह व्यवस्था जो है मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ई, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था। व्हाट वाज द इमीडिएट काउज ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857, यानी कि जो 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था। तो इसका उत्तर देख लेते हैं। तो 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण एनफील्ड राइफल के कारतूसों का प्रयोग था। इन कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी लगे होने की अफवाह फैली, जिन्हें जो है मुंह से काटना पड़ता था। इससे जो हिंदू और मुस्लिम सैनिकों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई और उनमें असंतोष फैल गया, जिसने विद्रोह को भड़का दिया। इसके बाद यहाँ से जो आपका क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम में आपसे जो 2 क्वेश्चन बनाना होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन सिविल सेवा की भूमिका लिखिए। तो राइट द रोल ऑफ सिविल सर्विस अंडर द ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का अंडर जो है सिविल सर्विस का क्या भूमिका है, तो आपको लिखना है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन सिविल सेवा की भूमिका ब्रिटिश शासन के प्रशासनिक व्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण थी। कंपनी शासन के प्रारंभिक चरण में सिविल सेवा का मुख्य उद्देश्य व्यापारिक हितों की रक्षा करना था, लेकिन जैसे जैसे कंपनी का शासन क्षेत्र बढ़ता गया, वैसे वैसे जो है सिविल सेवा के कार्य भी जो विस्तृत होते चले गए, यानी कि विस्तार होता गया। और सिविल सेवा भारत में
प्रशासन, राजस्व वसूली, कानून व्यवस्था और न्यायिक कार्यों को संचालित करने का प्रमुख साधन बनी। सिविल सेवा के अधिकारी प्रायः इंग्लैंड से नियुक्त किए जाते थे। ये अधिकारी जिलों में कलेक्टर, मजिस्ट्रेट और अन्य प्रशासनिक पदों पर जो है कार्य करते थे। भूमि राजस्व की वसूली, किसानों से कर संग्रह, सरकारी आदेशों का क्रियान्वयन और शांति व्यवस्था बनाए रखना उनके प्रमुख कार्य थे। ये सब जो उसके मुख्य काम थे। इसके अतिरिक्त जो है ये अधिकारी जो होते थे न्यायालयों के संचालन और न्यायिक निर्णयों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय सिविल सेवा में सुधार किए गए। उन्होंने अधिकारियों के वेतन बढ़ाए और निजी व्यापार पर जो है रोक लगाई, जिससे जो है भ्रष्टाचार में कुछ कमी आई। सिविल सेवा के माध्यम से अंग्रेजों ने भारत में अपनी नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू किया और शासन को स्थिरता प्रदान की। हालांकि सिविल सेवा संगठित और शक्तिशाली थी, पर यह भारतीयों के हितों की बजाय ब्रिटिश शासन के हितों की सेवा करती थी और भारतीयों को उच्च पदों से दूर रखा गया और प्रशासन पर अंग्रेजों का पूर्ण नियंत्रण बना रहा। इस प्रकार सिविल सेवा ने कंपनी शासन को मजबूत किया, लेकिन भारतीय समाज पर इसका प्रभाव जो है शोषणकारी रहा। इसके बाद नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, आदिवासी विद्रोह की पृष्ठभूमि स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द बैकग्राउंड ऑफ ट्राइबल रिवॉल्ट्स, यानी ट्राइबल रिवॉल्ट्स का जो आपको बैकग्राउंड बताना है, एक्सप्लेन करना है। ठीक है, आदिवासी विद्रोह की पृष्ठभूमि पर स्पष्ट कीजिए। तो आदिवासी विद्रोह की पृष्ठभूमि ब्रिटिश शासन द्वारा किए गए सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक हस्तक्षेपों से जुड़ी हुई थी। आदिवासी समुदाय परंपरागत रूप से जंगलों, पहाड़ों और दुर्गम क्षेत्रों में रहते थे। उनका जीवन वन, भूमि और सामूहिक स्वामित्व पर आधारित था। वे सरल जीवन जीते थे और बाहरी शासन या शोषण से लगभग मुक्त थे। तो आदिवासी जो होते थे वो बाहरी शासन से या फिर शोषण से लगभग जो मुक्त थे, क्योंकि वे लोग जो सरल जीवन जीते थे। और ब्रिटिश शासन के आगमन के बाद, यानी कि ब्रिटिश शासन जैसे आता है, इसके बाद आदिवासी जीवन में जो बड़े परिवर्तन आए, यानी कि आदिवासी जीवन में जो बहुत बड़ा परिवर्तन है। अंग्रेजों ने वन कानून लागू किए, जिससे आदिवासियों के जंगलों में प्रवेश, लकड़ी काटने और शिकार करने पर प्रतिबंध लग गया, यानी कि बैन हो गया, यानी कि रोक लगा दिया गया अंग्रेजों के द्वारा, यानी कि ब्रिटिश के द्वारा। इससे जो उनके आजीविका पर सीधा प्रभाव पड़ा। भूमि बंदोबस्त नीतियों के कारण आदिवासियों की जमीन महाजनों, जमींदारों और ठेकेदारों के हाथों में चली गई। आर्थिक शोषण आदिवासी विद्रोह का एक प्रमुख कारण था। यह आर्थिक जो शोषण था तो यह एक प्रमुख कारण था। इसके बाद महाजन ऊंचे ब्याज पर ऋण देकर आदिवासियों को कर्ज में फंसा देते थे। ऋण ना चुकाने पर उनकी भूमि और संपत्ति छीन ली जाती थी। पुलिस और अदालतें भी महाजनों के पक्ष में कार्य करती थी, जिससे आदिवासियों को न्याय नहीं मिल पाता था। सामाजिक और सांस्कृतिक हस्तक्षेप ने भी असंतोष को बढ़ाया। ईसाई मिशनरियों की गतिविधियां, प्रशासनिक नियम और बाहरी लोगों का बढ़ता प्रभाव आदिवासियों की परंपराओं और संस्कृति के लिए जो है खतरा बन गया। इन सभी कारणों से आदिवासियों में असंतोष फैल गया और उन्होंने अपने अधिकारों, भूमि और स्वतंत्र जीवन की रक्षा के लिए जो है विद्रोह का मार्ग अपनाया, यानी कि विद्रोह का रास्ता अपनाया। संथाल, कोल, भील और अन्य आदिवासी विद्रोह इस पृष्ठभूमि में हुए, यानी कि शामिल हुए इसी पृष्ठभूमि में। ठीक है, इसके बाद यहाँ से जो आपका क्वेश्चन है ग्रुप बी, और ग्रुप बी में जो आपसे जो है लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, जिसमें कि आपको टोटल 4 क्वेश्चन बनाना होता है और एक क्वेश्चन जो होते हैं 15 मार्क्स के होते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको जो है नहीं आंसर नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ मैं आपके क्वेश्चन को दिखा देता हूँ। इसके बाद जो बात रही इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के, तो आप लोग इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इस पीडीएफ का डाउनलोड लिंक। आप जैसे क्लिक करेंगे तो आप टेलीग्राम पे ऑटोमेटिक इस फाइल पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे, अगर आप वहाँ लिंक पे क्लिक करते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है। प्लासी और बक्सर के युद्धों ने बंगाल में ब्रिटिश सत्ता को कैसे स्थापित किया? हाउ डिड द बैटल्स ऑफ प्लासी एंड बक्सर इस्टेब्लिश ब्रिटिश पावर इन बंगाल? तो बंगाल में ब्रिटिश पावर किस तरह इस्टेब्लिश किया, यानी कि किस तरह स्थापित किया प्लासी और बक्सर के युद्ध में के कारण? तो ये आपको आंसर देना है, जो कि 15 मार्क्स का, तो आपको बड़ा का आंसर इसमें लिखना ही होगा। तो मैं इसका आंसर को यहाँ पर लिख दिया है, लेकिन आप लोग थोड़ा सा जो है डाउनलोड कर लीजिएगा पीडीएफ, आप अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। आंग्ल मैसूर संघर्षों का विस्तार से वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द एंग्लो मैसूर कॉन्फ्लिक्ट्स इन डिटेल, तो आपको डिटेल में बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासनिक ढांचे की विवेचना कीजिए। डिस्कस द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो आपको प्रशासनिक ढांचे की विवेचना करना है, यानी कि विस्तार से समझाना है या फिर वर्णन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। अस्थायी बंदोबस्त की विशेषताओं और प्रभावों का विश्लेषण कीजिए। एनालाइज द फीचर्स एंड इम्पैक्ट ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट। तो परमानेंट सेटल का जो आपको फीचर्स और इम्पैक्ट बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8।
धन की निकासी को औपनिवेशिक शोषण का आधार क्यों माना जाता है? वाई इज द ड्रेन ऑफ वेल्थ कंसिडर्ड द बेसिस ऑफ कॉलोनियल एक्सप्लॉयशन? तो ये आपका इंग्लिश में है, तो हिंदी में धन की निकासी को औपनिवेशिक शोषण का आधार क्यों माना जाता है, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, किसान और आदिवासी विद्रोह की तुलना कीजिए। दोनों को जो कंपेयर करना है, कंपेयर पीजेंट एंड ट्राइबल रिवोल्ट्स, यानी कि किसान और आदिवासी के विद्रोह की तुलना करना है, दोनों का आपको अंतर दिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, 1857 के विद्रोह की प्रकृति का विश्लेषण कीजिए। एनालाइज द नेचर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857, यानी कि 1857 के विद्रोह की प्रकृति का विश्लेषण करना है। तो इसकी क्या प्रकृति है, क्या नेचर है 1857 के विद्रोह का, तो आपको बताना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, जो कि ये जो लास्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन न्यायिक संगठन की सीमाएं बताइए। एक्सप्लेन द लिमिटेशन ऑफ जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन अंडर द ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन न्यायिक संगठन की सीमाएं बताइए, आपको लिमिटेशन बताना है ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन, यानी कि इसके अंदर। तो ये आप लोग का तो सेट 1 था। इसके बाद जो वीडियो आएगा सेट 2, और जो है आपका एक लास्ट सेट बच जाएगा सेट 3। तो ये 2 वीडियो भी मैं आज ही डालने की कोशिश करूंगा, आज ही डाल दूंगा। ठीक है, तो आप लोग जो इस पीडीएफ को आप अच्छे से पढ़िए, और सेट 2 सेट 3 का वीडियो भी बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जो आप लोग जो है एमडीसी पेपर जो भी आपका है और माइनर पेपर, तो आप लोग हमें कमेंट कीजिएगा, एमडीसी और माइनर पेपर, और जो है बाकी जो भी पेपर है एसएससी एसी, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। अगर हो सकेगा तो मैं उसका भी आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने की ज़रूरत, मतलब कि देने की कोशिश करूंगा। अगर आप लोग जो कमेंट करते हैं एमडीसी और माइनर का, जितना हो पाएगा मैं आपको मदद करने की कोशिश करूंगा। और जैसे कि ये चैनल काफ़ी नया है तो सब्सक्राइबर भी कम है, तो आप लोग सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट कीजिए। अब ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट करेंगे तभी जो हमें मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने का, इसलिए जो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करने की कोशिश करिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में सेट 2 के।